हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धैर्य पीसीएस में। आज हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी लोग इन क्वेश्चंस को देखते जाइएगा कि आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि केटू कहाँ पे है? केटू आपकी जो है लद्दाख में है। ठीक है, अब ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लिखा हुआ है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लिखा हुआ है। कोई समस्या है इसमें? केटू कहाँ पे है? केटू कश्मीर में है। अब केटू वर्तमान में कहाँ पे है? केटू वर्तमान में लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में हो गई। और उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। डोडा बेट्टा, डीटी, डीटी याद रखो, यानी कि डी से डोडा बेट्टा, टी से तमिलनाडु। तो डोडा बेट्टा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अनाईमुडी, अनाईमुडी कहाँ पे है? अनाईमुडी कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। चोटी कुछ है ये इसमें कि धूपगढ़ चोटी कहाँ है? धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? धूप, धूप यानी कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं, धूप यानी कि जब सूरज सबसे ऊपर होता है, बिल्कुल बीचों बीच में आसमान में होता है, तो हमारी सबसे ज़्यादा तेज धूप पड़ती है। और भारत के बीचों बीच क्या है? भारत के बीचों बीच क्या है? मध्य प्रदेश है। तो यानी कि धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? ये एमपी में है। ठीक है, सारामती चोटी, सारामती चोटी कहाँ पे है? नागालैंड में है। गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी कहाँ पे है? गुरु शिखर चोटी है राजस्थान में, सभी को पता है। डोडा बेट्टा चोटी, डोडा बेट्टा चोटी कहाँ पे है? ये तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। डोडा बेट्टा पर्वत कहाँ पे है? तमिलनाडु में, डीटी। तो कोई फालतू की, कोई बिना बकवास किए हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, ऐसा चूंकि मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि पूछेगा कि पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो पेन गंगा किसकी सहायक सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, शिवनाथ, शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? देखिए, शिव, शिव जी। और महानदी, महा में महा आया, महा से महादेव, और महादेव शिव, यानी कि शिव से शिवनाथ, यानी कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, और कावेरी की सहायक नदी भवानी, यानी कि भवानी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। हमने तो ऐसे ही इसको याद रखा है। भवानी में वह आ रहा है, कावेरी में वह आ रहा है। बराकर, बराकर किसकी सहायक नदी है? बराकर जो है दामोदर की है। दामोदर किसकी है? दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने, अब ये चलो इसका खाली एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि केटू, केटू कहाँ पे हमारी? लद्दाख में। केटू के नीचे हम लोगों ने क्या पढ़ा? नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पे हमारा? उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डीटी, डीटी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कि डी से डोडा बेट्टा और टी से तमिलनाडु। डोडा बेट्टा के बाद में फिर अनाईमुडी, अनाईमुडी कहाँ पे थी? केरल में थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ जो है चोटियाँ पढ़ी थी। एक ये चोटी पढ़ी थी हम लोगों ने, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? एमपी में है। और फिर सारामती हम लोगों ने पढ़ी थी। सारामती कहाँ पे है? सारामती नागालैंड में। ठीक है, धूपगढ़ कहाँ पे? एमपी में। सारामती नागालैंड में। फिर गुरु शिखर पड़ी थी, गुरु शिखर कहाँ पे थी? राजस्थान में थी। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, ये सहायक नदियाँ पड़ी थी, तो याद ही हो गए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अगला, कि व्यक्तिगत सिद्धांत राज्य हड़प नीति ये कौन लेकर के आया था? ये यानी कि जो राज्यों का जो विलय, जो राज्य जो विलय किए गए थे, उसका जो सिद्धांत था, व्यक्तिगत सिद्धांत, तो वो लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक है? 1848 से 1856 तक के है। ठीक है, तो ये क्रम से कभी कभी पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा राज्य का विलय किस किस सन में हुआ था। तो सबसे पहले विलय होने वाला राज्य कौन सा था? सतारा था। कौन सा राज्य था? सतारा था। सतारा कब हुआ था? 1848 में हुआ था। 1848 में कौन सा हुआ था? सतारा हुआ था। ठीक है, 1849, 1849 में दो हमारे हुए थे। कौन कौन से हुए थे? जैतपुर और संबलपुर। कौन से हुए थे? जैतपुर और संबलपुर। 1848 में सतारा हुआ था, फिर 1849 में जैतपुर और संबलपुर हुए थे।
फिर बघाट, बघाट कब हुआ था? 1850 में हुआ था। बघाट कब हुआ था? 1850 में हुआ था। फिर उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, और नागपुर 1854 में, यानी कि 52, 53, 54। उदयपुर और झांसी और नागपुर, ठीक है, यानी कि उदयपुर, झांसी और नागपुर, OJN ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। 52, 53, 54, ठीक है। अब हम लोग और ये है कि अवध का विलय कब हुआ था? अवध का विलय 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके हुआ था, यानी कि अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में हुआ था। बरार, बरार का विलय कुव्यवस्था का आरोप लगा करके हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि सबसे पहले किसका विलय हुआ था, तो हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले सतारा का जो विलय हुआ था 1848 में, ठीक है। अब हम लोग जो है इनको एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इनको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? चलिए, नहीं याद है तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, आप लोग भी देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कौन सा हुआ था? सतारा। सतारा कब हुआ था? 1848 में हुआ था। फिर हमने बताया कि 1849 में दो हुए थे। कौन कौन से हुए थे? एक तो आपका हुआ था जैतपुर हुआ था, ठीक है। दूसरा कौन सा हुआ था? संबलपुर हुआ था, ठीक है। 1848 हो गया, 1849 हो गया। फिर 1850, 1850 में कौन हुआ था? बघाट हुआ था। फिर 52, 53, 54, 1800, ठीक है। हमने इसका बताया था ट्रिप OJN, यानी कि ओ से उदयपुर, और जे से झांसी, और एन से नागपुर। उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गए होंगे ये, ठीक है। और फिर 1856 में एक था, अवध हुआ था, अवध का विलय हुआ था, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गए होंगे। तो कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना आप सभी को? अगर सभी को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इन सब को जो है लिखते भी रहिएगा अपनी कॉपी में। फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे कि कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई है। सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई है? सिल्क बोर्ड 1949 में हुई है, ठीक है। और हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1950 में हुई है, यानी कि 48, 49, 50। सबसे पहले कौन से बोर्ड की स्थापना हुई है? कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई है। कुटीर उद्योग बोर्ड की, फिर सिल्क बोर्ड की स्थापना हुई है, फिर हथकरघा बोर्ड की स्थापना हुई है। कुटीर उद्योग, सिल्क बोर्ड और हथकरघा बोर्ड की स्थापना हुई है, ये लगातार हुई है। यानी कि 18 कुटीर उद्योग की स्थापना 1948 में, सिल्क उद्योग की स्थापना 1949 में, हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये देखिए 50 के बाद 53 यहाँ पे लिखा हुआ है। हथकरघा है, हथकरघा कब आया है? 1950 में। और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, हस्तकला बोर्ड कब आया? 1953 में आया। 1953 में कौन सा आया? हस्तकला बोर्ड आया। तो हम लोग यहाँ पे एक बार लिखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के बाद में आपका कौन सा था? हथकरघा, हथकरघा था। फिर कौन सा था? हस्तकला था, ठीक है। और सिल्क बोर्ड भी था बीच में। बीच में कौन सा था? सिल्क बोर्ड। यानी कुटीर उद्योग, सिल्क बोर्ड, हथकरघा बोर्ड और हस्तकला बोर्ड, ठीक है। तो हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1953 में हुई है। 1954 में दो बोर्ड आए हैं। कौन कौन से दो बोर्ड आए हैं? एक तो लघु उद्योग बोर्ड आया है, और दूसरा कौन सा आया? खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है। तो हम लोग दो लिख लेते हैं। कौन कौन सा? लघु उद्योग बोर्ड एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है। तो इनके सबके हमको सन लिखना है कि कब कब आया है, ठीक है। तो कोई सभी को याद हो गया क्या? अगर किसी को याद हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, ठीक है। हम लोग देखते हैं, इनका सन लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, हस्तकला बोर्ड, हस्तकला बोर्ड तब आया था 1953 में आया था। हथकरघा बोर्ड कब आया था? 1950 में आया था। सिल्क बोर्ड कब आया था? 1949 में आया था। कुटीर उद्योग कब आया था? 1948 में आया था। और ये लघु उद्योग और खादी एवं ग्रामोद्योग, ये दोनों कब आए थे? 1949 में आए थे, सॉरी,
1954 में आए थे। वो आए थे 1954 में आए थे। तो याद हो रहे हैं कि नहीं सभी को? अब आगे देखते हैं। अब एक ये है कि केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई है। ठीक है, केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना कब हुई है? 1958 में हुई है। अब कुछ ये क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशम वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय टसर वाला कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्रीय टसर वाला। कौन सा? केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान। तो टसर से याद रखो, आखिरी में रा आ रहा है, और रा से रांची याद रखो। ठीक है, टसर टसर संस्थान कहाँ पर है? रांची। ठीक है, इरी इरी कहाँ पे है आपका? इरी कहाँ पे है आपका? इरी वाला इरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मेघालय में। और रेशम वाला कहाँ पे है? रेशम रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? रेशम में लास्ट में माँ आ रहा है, तो यानी कि माँ से मैसूर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से अभी देखना याद हो जाएंगे आपसे ये। देखो, रेशम वाला कहाँ पर है? लास्ट में माँ आ रहा है, यानी कि मैसूर। ऐसे ही याद करना, एग्जाम में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि रेशम आएगा तुरंत माँ, यानी कि माँ से मैसूर। ठीक है, उसके बाद टसर, टसर यानी कि लास्ट में रहा, और आ से रांची। और इरी वाला खाली आपको याद रखना है एक्स्ट्रा के रूप में। इरी वाला कब है? मेघालय। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कि मौर्य वंश जो था उसका जो है उल्लेख कहाँ पे, किस पुराण में मिलता है? सातवाहन वंश का कहाँ पे मिलता है? गुप्त वंश का कहाँ पे मिलता है? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? किसको सिर्फ सिंपल तरीके से खाली रट लेना है, कोई समस्या की बात नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे कि मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश किस पुराण में मिलता है? मौर्य वंश जो है विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, और आंध्र सातवाहन वंश किस पुराण में मिलता है? आंध्र सातवाहन वंश मत्स्य पुराण में मिलता है। और गुप्त वंश किस काल में मिलता है? गुप्त वंश, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वायु पुराण वाला, इसको याद कर लीजिएगा। गुप्त वंश किस काल में मिलता है, किस पुराण में मिलता है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। ठीक है, तो यानी कि मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख है? और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, फिर अभी थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे हम लोग। तो हम लोग इस बार पुराणों के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण, और विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण और वायु पुराण। ठीक है, अभी इनका थोड़ी देर के बाद हम लोग लिखेंगे, देखेंगे कि याद रहता है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं। जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये किसका अभिलेख है? ये जो कलिंग के एक राजा थे खारवेल। कौन से राजा थे? खारवेल, ये उनका अभिलेख है, यानी कि कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, आराम से आप लोग धैर्य पूर्वक पढ़ते जाइएगा, आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, अभी इसको हम लोग फिर से देखेंगे। ठीक है, हाथी गुम्फा हो गया, ये बहुत बार पूछा गया है, हाथी गुम्फा तो बहुत बार पूछा गया है। जूनागढ़, जूनागढ़ कौन सा है? जूनागढ़ बोले चाहे गिरनार बोले, ये रुद्रदामन का है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो जूनागढ़, तो ये जूनागढ़ किसका है? रुद्रदामन का है, रुद्रदामन का है। प्रयाग, प्रयाग किसका है? समुद्रगुप्त का है। प्रयाग तो संबंधित ही है समुद्रगुप्त से। ठीक है, प्रयाग और समुद्रगुप्त, प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। आगे देखते हैं, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतम बलश्री से संबंधित है, यानी कि नासिक अभिलेख, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नासिक अभिलेख, गौतम बलश्री संबंधित है। हाथी गुम्फा, कारवेल, जूनागढ़, रुद्रदामन, प्रयाग, समुद्रगुप्त, नासिक, गौतम बलश्री, अभी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग एहोल, एहोल बहुत इंपॉर्टेंट, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख पुल सिंधु थी। एहोल अभिलेख कौन सा है? पुल सिंधु थी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। बोरियत तो नहीं महसूस हो रही किसी को? बोर बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल रट जाएंगे। अब चूंकि समस्या ये लोगों के साथ में चीज़ें यही पूछी जाती है, लेकिन वो 75 जगह से पढ़ते हैं। अरे एक बार पढ़ के कहानी समाप्त करो, लेकिन 75 जगह से पढ़ेंगे, बार बार वही चीज़ें पढ़ेंगे। अरे एक बार पढ़ो बस बात खत्म है, मुझे बार बार वही चीज़
एग्जाम में पूछी जानी है तो एक बार अच्छे से पढ़ लो बस, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे हो गए। उसके बाद तुम्हारा है भीतरी। भीतरी बहुत पूछा जाता है, भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख कौन है? स्कंदगुप्त है। ये सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट अभिलेख लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज मैंने लगाई हैं उन टेस्ट सीरीज के ही निचोड़ लिखे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है आप सभी को जो है इनसे जो है लाभ मिलेगा अगर आप सभी लोग मेरे वीडियोस देखते रहेंगे, इसी तरह जो है पढ़ते रहेंगे। फिर अगला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख कौन है? यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मंदसौर अभिलेख। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है कि एक ही दिन में पढ़ें और उसको सारी चीज़ें आ जाएं, और ऐसे बहुत सारे वीडियो वो देखता है लेकिन तुरंत वो आगे बढ़ता चला जाता है। वो सोचता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो कृपया करके मेरा तो यही भी मानना है कि इसको अच्छे से पढ़ो और फिर बताओ। कम से कम मेरे 10-15 वीडियो इस तरीके से मैं लाऊंगा और वो पूरे पूरे वीडियो देखो और फिर आप टेस्ट सीरीज देना, देखना क्वेश्चन फंसते हैं कि नहीं। बहुत क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। मंदसौर अभिलेख कौन है? मालवा नरेश यशोवर्मन। और ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख किसका है? नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज का है, ठीक है। कौन सा है ये तुम्हारा? उसके बाद एक और कोई था, हाँ, देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख कौन सा था? देवपाड़ा अभिलेख किसका? विजय सेन का, बंगाल शासक विजय सेन। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं देवपाड़ा अभिलेख विजय, बंगाल शासक विजय सेन का। और एक तुम्हारा ग्वालियर अभिलेख बचा है, ठीक है। ठीक है, देखिए सारे हो गए कि नहीं हो गए? अब एक बार और देख लेते हैं फिर हम लोग लिखते हैं। हाथी गुम्फा, खारवेल, जूनागढ़, रुद्रदामन, नासिक, गौतम बल श्री, समुद्रगुप्त का कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की लाल रचना है। प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय बंसौर यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख नरेश, प्रतिहार नरेश भोज का है, ठीक है। भीतरी स्कंदगुप्त का है और देवपाड़ा विजय सेन का। अब हम लोग उनको लिखते हैं, ठीक है। ये अच्छा सा फोन सेलेक्ट करते हैं, ब्लैक का ब्लू, ठीक है। वो यहाँ चालू होते हैं, कल नासिक से चालू करते हैं। हम बताओ कौन सा है, किसका है? नासिक किसका है? बेहद किसका है? जूनागढ़ किसका है? हाथी गुम्फा किसका है? तो इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ते चलेंगे तो हमें लगता है कि ये आप सबको जो आते रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। एक एक जैसे कि पीडीएफ में डालूँगा, उसके बाद एक ब्लैंक पेज डाल दूँगा। ब्लैंक पेज के बाद उसके ऊपर मैं समझा दूँगा अच्छे से, आप लोग उसको लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में भी। तो इस तरीके से आप सबको जो है आते जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो यही देखते हैं कि वायु पुराण, वायु पुराण में किसका उल्लेख मिलता है? तो गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है वायु पुराण में, ठीक है। वायु पुराण में किसका उल्लेख मिलता है? गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में किसका मिलता है? आंध्र सातवाहन वंश का मिलता है। विष्णु पुराण में किसका उल्लेख मिलता है? मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ किससे संबंधित है? जूनागढ़ रुद्र दमन से संबंधित है। प्रयाग किससे संबंधित है? प्रयाग अभिलेख समुद्र गुप्त से संबंधित है। नासिक हमने बताया था, ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। और तो सारे पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं। गौतम बलश्री संबंधित है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? एहोल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भीतरी, भीतरी मतलब गुप्त, और गुप्त मतलब स्कंदगुप्त, ठीक है। याद हो गया कि नहीं? अब खाली दो बच्चे हैं, कौन कौन से? देवपाड़ा, देवपाड़ा आपका कौन सा था? विजय, वो बंगाल का शासक कोई था, विजय सेन। विजय सेन था, ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? विजय सेन से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? राजा थे यशोवर्मन। कौन से थे? यशोवर्मन। और ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? ये राजा थे भोज, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, भोज, ठीक है। तो उम्मीद